मॉर्निंग बच्चों, बाकी कहाँ रह गए? स्टार्ट करते हैं। आज से यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 तक के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। फाइन। तो यूनिट 4 का गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। यूनिट 4 से हमारा टॉपिक स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन है। वो कंप्लीटली पूरा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन पर ही बेस्ड है, अगर तुम लोगों ने सिलेबस देखा हो तो। और उसी से ही हमारा सब होना है। स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन की रिलेशनशिप क्या है कि स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के बीच, क्योंकि देखो दो टर्म है, एक होता है फॉर्मुलेशन, दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन। तो बिना फॉर्मुलेशन के इम्प्लीमेंटेशन का कोई भी रोल नहीं होगा। जब तक कोई चीज फॉर्मुलेट ही नहीं की जाएगी, डेवलप या क्रिएट नहीं की जाएगी, तब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फाइन। तो विदाउट फॉर्मुलेशन देयर विल बी नो रोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो हम एक रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे, implementation between relationship between implementation and formulation of strategy। हमें इश्यूज भी इसी में पढ़ने हैं, प्रोजेक्ट एंड प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशंस भी पढ़ने हैं। और सबसे लास्ट में एक डिफरेंट टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन के आगे, जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन। सबसे पहले हमने फॉर्मुलेट की, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव से, या स्ट्रेटजिक चॉइस एंड एनालिसिस जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो। फिर उसके बाद हम स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करते हैं। वो जो स्ट्रेटजीज हम लोगों ने पढ़ी थी, लाइक डाइवर्सिफिकेशन है, रिट्रेंचमेंट है, जो कुछ भी, ठीक है, जितनी भी थी वो। फिर उसके बाद फॉर्मुलेशन के बाद हमारी बारी आ जाती है, अब फॉर्मुलेट हो चुकी है, नेक्स्ट हमारा हो गया इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी वो स्ट्रेटजी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट तो हो गई, सक्सेसफुली रन कर रही है हमारा ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दैट स्ट्रेटजी, उसका हमें इवैल्यूएशन करना है। और इवैल्यूएशन के साथ ही साथ मैम इम्प्लीमेंटेशन मैम फिर से बता दीजिए एक बार। हम ये कह रहे थे कि जो स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग पढ़ाया था हमने, उसका एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में प्रोसेस थी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव एंड चॉइस। हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव थे, हमें उनके बीच चूज करना था कि हम कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ आर, या स्मूथली रनिंग ऑफ आर बिजनेस। ठीक, हमने ये चूज कर ली कि हमारी कौन सी स्ट्रेटजी हमें चूज करनी है, ये देख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने चूज कर लिया, सेलेक्ट कर ली, उसके बाद अब हम फॉर्मुलेशन करेंगे कि कौन सी हमारे अकॉर्डिंग, जो करंट टाइम में एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट होगा हमारे बिजनेस का, उसके अकॉर्डिंग हम उसका फॉर्मुलेशन करेंगे। आफ्टर दैट फॉर्मुलेशन वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रैटेजी। अब इम्प्लीमेंट भी हो गई, उसके बाद हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हमें ये देखना होता है कि हमारी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुली, इम्प्लीमेंटेशन तो हो गया था, वो जो रोल प्ले कर रही है उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, इवैल्यूएशन के बाद साथ ही साथ हाँ, हमें ये भी उस पर कंट्रोल भी करना होगा। तो यही जो इवैल्यूएशन और कंट्रोल है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन की, जो कि हमारा करंट रनिंग में टॉपिक है। यूनिट 4 मैक्सिमम उस पे स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन पर ही बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, स्ट्रेटजी तो सबको पता है, प्लान ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, अब स्ट्रेटजी के बारे में पता लग गया, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, कोई आइडिया है किसी को? सिर्फ और सिर्फ क्या मैम? इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इस वर्ड से तुम लोग क्या समझते हो? इम्प्लीमेंटेशन वो होता है कि जैसे कोई काम अच्छे से करना, उसकी क्या क्या मैम रूल्स, किसी काम को पूरा करना, किस प्लानिंग से और किस तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन एक्शन ओरिएंटेड होता है, इसमें एक्शन के जरिए काम होता है। तुम लोग एकदम सही बता रहे हो, बस एग्जैक्टली उस मैम जैसे स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन इसमें ये होगी जैसे कि हम लोग एक फोकस के साथ काम करें और एक अच्छा सा, मतलब एक यूनाइटेड सब लोग हो ताकि काम अच्छे से हो। वो तो सही है, और सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड होता है कि जो हम सोचते हैं
जब हम उसको एक्शन में लाते हैं वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। लाइक तुम लोगों ने सोच रखा है कि तुम लोगों के सपोज मई लास्ट में फाइनल एग्जाम्स होने, तो तुम लोगों ने अभी से स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी थी कि मार्च में तुम लोग के एग्जाम वाइंड अप हुए, मार्च लास्ट में तुम लोगों की क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हुई। अब तुम लोग के उसी टाइम दिमाग में था कि तुम लोग का ये सेमेस्टर बहुत छोटा होना है, सिर्फ 2 महीने का, तुम्हें उसी 2 महीने के हिसाब से काम करना है। यही तो प्लानिंग थी। तो ये क्या था, ये तुम्हारी प्लानिंग थी तब। अब उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो तुमने क्या किया, उसी हिसाब से तुमने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। ये तुम्हारा हुआ इम्प्लीमेंटेशन। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस। लिखा भी हुआ है, in a simple way strategy implementations can be defined as a process through which a chosen strategy is put into action। ये तो वर्ड स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन को हो गया। अगर हम नॉर्मली इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो क्या हुआ, when we have what we have to choose, when we put it into action, that is called implementation। ठीक है, तो अब स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई, ये वो प्रोसेस होता है कि जिस स्ट्रेटजी को हम चूज कर रहे हैं उसको जब हम इम्प्लीमेंटेशन में ले आते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ हमने शायद कल या परसों ही, ये क्या हो रहा है, शेयर किया था, ये वही वाला है। ठीक है, मैककार्थी थे, मैककार्थी का नाम तुम लोगों ने सुन रखा होगा, जिन्होंने मार्केटिंग के 4 P's दिए थे, वो थे हमारे मैककार्थी। मैककार्थी ने जो डेफिनेशन दी है स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन की, वो क्या है, strategy implementation may be said to consist of securing resources, organizing these resources and directing the use of these resources within and outside the organization। इन्होंने strategic implementation को थोड़ा सा little bit different तरीके से explain किया। इन्होंने कहा कि हम अपने resources को secure करें, फिर उनको ऑर्गेनाइज करें और फिर डायरेक्ट करें उन रिसोर्सेज के यूज के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मैककार्थी के अकॉर्डिंग सीधी सी बात है, जो भी हम स्ट्रेटजीज का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें वर्क कौन करेगा, जो भी हमारे रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज हमारे कौन होते हैं, लैंड, लेबर, मनी। लैंड जिस पर हम काम करते हैं, लेबर जिससे हम काम कराते हैं, और मनी जिसके थ्रू सारे काम होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेन रिसोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने रिसोर्सेज को सिक्योर करें। सबसे पहले हमें ये देखना है दैट वी हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज और नॉट, हमारे पास रिसोर्सेज है भी या नहीं, कि बस हमने सारी प्लानिंग कर ली एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू फाइंड दैट वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को सिक्योर करते हैं, उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज मीन्स जो हम ये रफ लेआउट प्लान करते हैं अपने दिमाग में, वो होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, अब हम अपने रिसोर्सेज को काम कैसे उन रिसोर्सेज से काम लेना है इसके डायरेक्शन देते हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी। बाहर इसलिए क्योंकि जो हमारे सप्लायर्स है उनसे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। कस्टमर से ऑल्दो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, बट स्टिल उनका जो भी उनके काम करने के तरीके होते हैं, काम करने इन द सेंस कि हमारे प्रोडक्ट को यूज करने के तरीके होते हैं, उसका इम्पैक्ट जो होता है वो डायरेक्टली हम पर पड़ता है। ठीक है, तो मैककार्थी की ये डेफिनेशन थी। एक और स्ट्रेटजिस्ट थे बहुत ही वेल रिनोन्ड और फेमस, जिनका नाम है ग्लूएक। तुम बिजनेस स्ट्रेटजी या बिजनेस पॉलिसी या कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, तुम्हें हर टॉपिक पे किसी की डेफिनेशन मिले ना मिले, ग्लूएक के दिया हुआ कोई ना कोई एक कमेंट जरूर मिलेगा। ठीक है, क्या था स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन पर इनका कमेंट, इन्होंने डेफिनेशन दी दैट strategic implementation is the assignment or reassignment of corporate and SBU leaders। SBU का मतलब समझते हो, SBU means होता है strategic business unit, बिजनेस की वो यूनिट जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजीज के बेसिस पर रन कर रही है। ठीक है, assignment or reassignment of corporate and SBU leaders to match the strategy। The leaders will communicate the strategy to the employees। Implementation also involves the development of functional policy about the organizational structure and climate to support that strategy and help to achieve organizational objectives। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन तक ही ये लिमिटेड नहीं रहे, इन्होंने आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन
इन्होंने उसका उस इम्प्लीमेंटेशन का क्या फर्क पड़ा और उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन सी फंक्शनल पॉलिसीज को डेवलप किया गया या ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को किस तरीके से मेंटेन किया गया अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेटजी, और फिर उसके उसी के हिसाब से किस तरीके से इसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम किया गया। ये सब कुछ इन्होंने किसमें एक्सप्लेन किया, इसको हर एक चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन की बात। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच, उसके बीच अरे स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के बीच। तो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, हाँ, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन की बात करें अगर, तो वो क्या है, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन नहीं, अब हम बात कर रहे हैं इंटर रिलेशनशिप। वॉइस डिस्कनेक्ट हो जा रही थी, क्या हुआ मैम? वॉइस डिस्कनेक्ट हो जा रही है आपकी। हाँ, वो मेरे नेटवर्क में कुछ इश्यूज हो गए थे, अब नहीं होगी। अब हम बात कर रहे हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। हमें स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के बीच अब इंटर रिलेशनशिप बतानी है। तो कुछ एक पॉइंट्स होते हैं या कुछ एक फेजेस होती हैं जिनके थ्रू हम ये इंटर रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, लिखा है इन प्रैक्टिस द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस आर इंटरट्विन, मींस आपस में इंटरट्विन या इंटरलिंक्ड होती है। ठीक है, द टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू फेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब ये दो तरीके की जो लिंकेज है वो कौन कौन सी है, एक होती है हमारी फॉरवर्ड लिंकेज, एक होती है हमारी बैकवर्ड लिंकेज। ठीक है, फॉरवर्ड लिंकेज हमारी क्या होती है, जब हम आगे के थ्रू कनेक्ट होते हैं। आगे के थ्रू मींस जैसे हमारी स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन हुआ, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इन सबसे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये हमारी कहलाती है फॉरवर्ड लिंकेज। ठीक है, बैकवर्ड लिंकेज जब हम पीछे की तरफ से चलते हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन बिफोर फॉर्मुलेशन, वो हमारी होती है बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड लिंकेज फिर से देखो, फॉरवर्ड लिंकेज डील्स विद द, बेटा एक सेकेंड जरा रुकना, एक सेकेंड, फॉरवर्ड लिंकेज हमारी क्या होती है, इट डील्स विद द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन ऑन इम्प्लीमेंटेशन। मींस फॉरवर्ड लिंकेज हमारी डील कर रही है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का जो भी इम्पैक्ट हो रहा है किस पर, हमारे इम्प्लीमेंटेशन पर। ऑब्वियस सी बात है, फॉरवर्ड लिंकेज की हम बात करें, दैट मीन्स हम अपने से जो जिस जहां पर हैं उससे एक स्टेप आगे की बात कर रहे हैं। एक स्टेप आगे की बात कैसे कर रहे हैं कि मीन सबसे पहले हमने फॉर्मुलेशन कर ली स्ट्रेटजी, अब उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो उस फॉर्मुलेशन का क्या इफेक्ट आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन पर। ठीक, द डिफरेंट elements in strategy formulation determine the course that an organization adopts for itself. With the formulation of new strategy, many changes have to be affected within the organization. A whole lot of changes have to be undertaken to operationalize and institutionalize the formulated strategies. In this way, the formulation of strategies influences the process of implementation. ये कह रहा है कि जब भी हम स्ट्रेटजी, किसी भी नई स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया जाता है तो बहुत से इफेक्ट्स या बहुत से चेंजेस इस टाइप के होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। ये जो भी चेंजेस होते हैं ये हर लेवल पर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी होते हैं, ऑपरेशनल लेवल पर भी होते हैं और इवन मैनेजरियल लेवल पर भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी पॉलिसी या स्ट्रेटजी को पॉलिसी मेकर के थ्रू बनाया जाता है, फिर उनको आगे फॉरवर्ड किया जाता है मैनेजरियल लेवल पर, मैनेजरियल लेवल से ही ये आगे जाता है ऑपरेशनल लेवल पर, जो कि इस स्ट्रेटजी को क्या करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसको ऑपरेशनल लेवल पर वर्क करना है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए सब कुछ एक एक स्टेप आगे आगे हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मुलेशन, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन व्हाट आर द वेरियस चेंजेस अकर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू दैट चेंजेस। ठीक है, तो ये सब कुछ आगे आगे की बात हो रही, इसलिए इसे फॉरवर्ड लिंकेज कहा गया। अब हम बैकवर्ड लिंकेज की बात करें तो बैकवर्ड लिंकेज डील्स विद द इम्पैक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑन फॉर्मुलेशन। ऑब्वियस सी बात है, इसका एक एग्जांपल देते हैं। लाइक तुमने कोई किसी भी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है,
अब उसका असर तुम्हारे फॉर्मुलेशन पर किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा कि सपोज जो तुमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, मान लो वो इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है, तो उस केस में जो तुम्हारी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट हुई थी वो नेक्स्ट टाइम से वो 0 पर आ गई, मींस जो भी तुम्हारा किया हुआ काम था वो टोटली वर्कलेस रहा। ठीक, ऐसे केस में जो तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन रहा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर आया, तुम्हारे फॉर्मुलेशन पर, जो कि फॉर्मुलेशन एक स्टेप पीछे का था। शायद इसी वजह से इसे बैकवर्ड लिंकेज कहा गया है। ठीक है, और क्या मेंशन है, just as implementation is determined by the formulation of strategies, the formulation process are also affected by the implementation process. क्यों? क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन है स्ट्रेटजीज का, वो जो भी स्ट्रेटजीज का इम्प्लीमेंटेशन है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है, स्ट्रेटजीज के फॉर्मुलेशन से। इसलिए फॉर्मुलेशन प्रोसेस भी बहुत हद तक अफेक्ट इससे होगी, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस से। एग्जाम्पल भी दे रखा है, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस इज अफेक्टेड बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पास्ट स्ट्रेटजीज। Organizations tend to adapt those strategies that can be implemented with the help of present resources combined with some additional efforts. Such incremental changes over a period of time take the organization from where it is to where it wishes to be. बेसिकली इसका कहने का क्या मतलब है, जो भी हम स्ट्रेटजीज को चूज करते हैं, फिर उनका फॉर्मुलेशन एंड देन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसका मेन मकसद या मेन होल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के साथ ही साथ जो हम ये भी देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो इन फ्यूचर, यही हमारी कहलाती है बैकवर्ड लिंकेज। बेसिक से अगर बात करें तो फॉरवर्ड लिंकेज हमारी ये होती है कि जब इम्प्लीमेंटेशन पर इफेक्ट आता है फॉर्मुलेशन का, और बैकवर्ड लिंकेज जब हमारे किस पर, फॉर्मुलेशन पर इफेक्ट आता है आर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का। क्योंकि एक कुछ पार्ट पर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन को डिफरेंस भी कहा गया है। कैसे कहा गया है, कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर इनमें डिफरेंशिएशन भी किया गया है। वो पॉइंट्स क्या है, ये देखो, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें तो इसकी मेन वर्क कहाँ होता है, जबकि हम एक्शन से पहले की एक स्टेज पर होती है, मींस जो हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें बेसिकली क्या करना है। और इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है, ड्यूरिंग दैट एक्शन, जब हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होता है उसका मेन फोकस किस पर होता है, इफेक्टिवनेस पर, कि हम किस तरीके से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी या एफिशिएंसी और एफिशिएंसी या प्रॉफिटेबिलिटी को या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मींस और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन पर जब हम आते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन का मेन फोकस हमारी सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करना होता है, जो हमारे काम करने के तरीके होते हैं उसको इम्प्रूव करना होता है, जिससे हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को गेन कर सके और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव या बिजनेस मॉडल है उसको हम अचीव कर सके। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या है, ये बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल इसलिए क्योंकि इसे हमने अपने माइंड से रिलेट किया है। माइंड से इसलिए क्योंकि जो भी हम सोच रहे हैं वही हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ भी है ये सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। बट जब स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो वो हमारी ऑपरेशनल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हम उसी के थ्रू अब काम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये है कि जो भी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, फॉर्मुलेट जब हो रही है तो वो सिर्फ सेलेक्टेड फॉर्मुलेशन जब हो रहा है उसमें सारे इंडिविजुअल्स नहीं इन्वॉल्व किए जाते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ सेलेक्टेड या कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। बट जब इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है, वो जब इम्प्लीमेंट हो रही है तब उसमें जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सारे ऑपरेटिंग लेवल स्टाफ का होता है। ठीक है, या मैनेजरियल लेवल का भी। क्यों? क्योंकि पॉलिसी मेकर ने अपनी पॉलिसी बना दी। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलिसी बन तो गई, लेकिन ये भी है कि पॉलिसी बनने के बाद अब उसका होना क्या है, इम्प्लीमेंटेशन होना है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो मैनेजरियल लेवल पर भी होता है, सबके अपने अपने काम डिवाइड होते हैं उसी के अकॉर्डिंग, तो और ऑपरेशनल लेवल पर भी होता है। तो इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में हमारे
दूसरे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके बीच हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, और फॉर्मुलेशन में हमारे स्टार्टिंग के टॉप लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं जिनका हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। ठीक, अब हम स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के नेचर की बात करते हैं। क्या क्या नेचर हो सकता है? पहला है हमारा एक्शन ओरिएंटेशन। एक्शन ओरिएंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है ऑब्वियसली कि हमारी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, जब हमने जो भी दिमाग में अपने डिसाइड कर रखा होता है, जब हम उसको एक्शन मोड में लाते हैं। दैट मीन्स जो भी हमारा स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड है। एक्शन ओरिएंटेड इन द सेंस कि हमारा जो भी काम जो हमने किया है काम, वो अब हमें जो हमने सोचा है बेसिकली उसको अब हमें उस काम को करना है, इसलिए ये एक्शन ओरिएंटेड हुआ। कॉम्प्रिहेंसिव इन स्कोप। कॉम्प्रिहेंसिव इन, अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग क्या होता है? कोई आइडिया? पता, कोई आइडिया नहीं? तुम लोग को पता होगा तो जरा बताओ कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा जल्दी बताओ। मैम कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि उसमें बहुत ही ज्यादा उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी हो और वो उसको हम हर जगह से उसको ले सकें या उसको अप्लाई कर सकें। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, या डिटेल्ड होता है, मतलब बहुत बड़ा इसका, या बहुत ही कह सकते हैं वाइड स्कोप होता है। बहुत ब्रॉड होता है मैम। हाँ, मैम बहुत ब्रॉड होता है। ब्रॉड होगा कि वाइड होगा? नहीं नहीं, ब्रॉड ब्रॉड मतलब बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही मैम ब्रॉड वाइटल होगा। वाइटल लेवल पे। हाँ, ब्रॉड माने बहुत शॉर्ट होता है, कहते नहीं है कि ये तो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड सोच का है, हमारी सोच वाइड होनी चाहिए, मतलब बहुत बड़ी होनी चाहिए। ब्रॉड मीन्स जो बहुत छोटा होता है। Basically it तो includes मैम elements and aspects of something. Comprehensive meaning. फिर से बोलो, क्या क्या बोला? Nearly including all the elements or aspects of something. अच्छा, हाँ ये भी कह सकते हैं। हाँ, वाइड और ब्रॉड, हाँ सेम वर्ड है, सॉरी सेम वर्ड है, सही कहा। वाइड भी ब्रॉड भी सेम वर्ड है। नैरो होता है एक्चुअली, ब्रॉड का जो अपोजिट होता है वो नैरो माइंडेड होता है, वो थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए थे। हाँ, तो कहना वही है कि जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन है, इसका जो स्कोप है या जो यूसेज एरिया है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बड़ा है, कि हर चीज में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म मिल रही है, डिटेल डिस्कशन मिल रहा है। तो ये भी एक याद रखना, नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक सेम चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिमांडिंग वेरिड स्किल्स। डिमांडिंग वेरिड मीन्स हम जिस स्ट्रेटजी का हमें जब जब यूज करना होता है, जैसे लाइक हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो उस केस में जो भी हमारी जिस स्ट्रेटजी की हम पर्टिकुलर डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर एक स्ट्रेटजी में क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, और हर एक्टिविटीज के लिए अलग अलग स्किल्स की जरूरत होती है। तो ये जितनी भी टाइप का स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन होता है, ये सब क्या है, बहुत ही डिमांडिंग होता है स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी स्किल्स की जरूरत होती है। जिस टाइप की स्ट्रेटजी हो उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्किल्स भी होनी चाहिए। लाइक अगर हम मर्जर की बात कर रहे हैं, तब दूसरी स्किल्स होंगी, एक्विजिशन में दूसरी होंगी, रिट्रेंचमेंट में दूसरी होंगी। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेटजी वाइज जो हमारी स्किल्स होती है वो भी डिफर करने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाइड रेंजिंग इन्वॉल्वमेंट। वाइड रेंजिंग इन्वॉल्वमेंट मीन्स अगर हम बात करते हैं जो हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं, इनकी बात करते हैं, तो इनको भी हमारी स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, जो हमारा मैनेजरियल लेवल या मिडिल लेवल है उसको भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है अपनी स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन। एंड सबसे लास्ट जो हमारा लोअर लेवल या ऑपरेटिंग लेवल स्टाफ है, वो भी हमारे स्ट्रेटजीज के इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व होता है। तो अगर इन शॉर्ट हम कहें कि जो इसका इन्वॉल्वमेंट है उसका एरिया बहुत ही लार्ज है, बहुत ही वाइड है। क्यों? क्योंकि किसी एक लेवल या किसी एक पर्सन के थ्रू स्ट्रेटजीज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसमें बहुत सारे पर्संस इंक्लूड किए जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड प्रोसेस मींस इंटीग्रेटेड इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया जाता है, लाइक स्ट्रेटजी चॉइस, स्ट्रेटजी एनालिसिस, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। ये सारी एक्टिविटीज जितनी भी हैं वो सब हमारी स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन में ही आती है। इसलिए क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज या प्रोसेस ऑलरेडी मिली हुई है। और भी कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या क्या है, लाइक स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ
allocating resources to support the chosen strategies. obvious सी बात है, जब हम strategies के implementation की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कोई चीज अगर हमें अब एक्शन मोड में लानी है तो इसका मतलब कि हमें उसमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज का एलोकेशन भी करना होगा. विदाउट एलोकेटिंग रिसोर्सेज वी डोंट हैव एनी वर्क टू डू. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन मींस टू इंट्रोड्यूस चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशनल करंट स्ट्रेटजी. जो भी हम स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं दैट मींस हम कोई नई या नई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रहे हो या मे बी जो ऑलरेडी रनिंग में हो या एग्जिस्ट कर रही हो उसमें कुछ हमने चेंज किए हो, इस वजह से हम कोई नई स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर रहे हो. दैट मींस जो भी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन होगा वो क्या करेगा, उससे चेंज का भी इंट्रोडक्शन होगा विद इन द फर्म फॉर इन द करंट, जो भी हमारी करंट में स्ट्रेटजी रन कर रही होगी कहाँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है हमारा less than 10% of strategies formulated are successfully implemented. obvious सी बात है, कोई गारंटी नहीं है, कोई जरूरी तो नहीं है जैसा हम प्लान करें या जो हम सोचें सेम एज इट इज हम वैसा ही करें. जैसी सिचुएशन आती जाती है उसी हिसाब से हमारा माइंडसेट चेंज होता जाता है. ठीक है. अब ये जो लो सक्सेस रेट होता है कि सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है स्ट्रेटजीज का, वो किन किन फैक्टर्स की वजह से होता है वो भी है. क्या क्या है, फेलिंग टू सेगमेंट मार्केट्स एप्रोप्रिएटली. ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है मार्केट एनालिसिस में हमसे कुछ फॉल्ट हुई हो. पेइंग टू मच फॉर अ न्यू एक्विजिशन. न्यू एक्विजिशन मींस कोई नई चीज जगह को एक्वायर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा था, दैट्स व्हाई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया हो. फॉलिंग बिहाइंड कंपटीशन इन R&D. हमारा जो रिसर्च डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है. जिस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में R&D वर्क कर रही है, R&D टीम सेम वैसे ही अदर ऑर्गेनाइजेशंस में भी वर्क कर रही होगी. ऐसे केस में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है. ठीक है. उस केस में कहीं ना कहीं हमारी R&D टीम पिछड़ भी सकती है टू कोप अप विद दैट कंपटीशन. नेक्स्ट पॉइंट, नॉट रिकॉग्नाइजिंग बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर्स इन मैनेजिंग इंफॉर्मेशन. कई बार हमारी जो फर्म होती है वो कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को समझने में पीछे रह जाती है, नहीं रिकॉग्नाइज, नहीं आइडेंटिफाई कर पाती है. उस केस में हमारा जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन होता है वो सक्सेसफुली नहीं हो पाता. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन इज मैनेजिंग फोर्स ड्यूरिंग द एक्शन. ऑब्वियस सी बात है, जब हम एक्शन मोड में आ जाते हैं तो जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन होता है उसका मेन काम क्या होता है, जो भी फोर्सेस या एक्स्ट्रा फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग दैट इम्प्लीमेंटेशन, उसको क्या करना होता है, उसको बेसिकली मैनेज करना होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन फोकसेस ऑन एफिशिएंसी. अभी हमने पहले भी बताया था, उसमें स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट फॉर्मुलेशन में हम किस पर, इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजीज पर ध्यान देते हैं. स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में हम एफिशिएंसी, how efficiently we can go for with our strategies. ठीक है, हम इस पर ध्यान देते हैं. ठीक. और क्या क्या हो सकता है, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन इज प्राइमरी एंड ऑपरेशनल प्रोसेस. ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज इंप्लीमेंटेशन काम मतलब एक्शन मोड में आ जाती है तब वो डायरेक्टली रिलेट करती है किससे, हमारे ऑपरेटिंग लेवल स्टाफ से. तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंटली ऑपरेशनल प्रोसेस हुई. ठीक है. Next, strategy implementation requires special motivation and leadership skills. Strategy का जो implementation होता है उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, हम अपने एम्प्लॉयज या रिसोर्सेज को मोटिवेट करें और उनकी लीडरशिप स्किल्स को और इम्प्रूव करें. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग मेनी पर्सन. ऑब्वियस सी बात है, जब स्ट्रेटजीज का इंप्लीमेंटेशन होगा तब सिर्फ ना उसमें सिर्फ लोअर लेवल या मिडिल लेवल या टॉप लेवल होगा, इनफैक्ट सारे लेवल के एम्प्लॉयज, इवन हमारे कस्टमर्स जो हैं वो, सप्लायर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, सारे के सारे जितने हमारे वेंडर है सब उसमें शामिल हो रहे हैं. दैट मींस उन सबके बीच स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन में हमें जो कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है वो बहुत सारे लोगों के बीच चाहिए होता है. क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? नो मैम. अब नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन.
स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के क्या क्या हमारे एलिमेंट्स होते हैं, क्या ये नेक्स्ट क्लास में कराएं? अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। यस मैम। थोड़ा सा तो बच्चा है, करा दीजिए पूरा। थोड़ा नहीं है बेटा, काफी है। वेट, हम आपको दिखा रहे हैं। एक सेकेंड बस, एक सेकेंड। काफी है अभी। स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन में हमारे करीब 5 to 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे उसमें सब कुछ है, सब कुछ इन द सेंस कि जितने एलिमेंट्स है वो सब, फिर उन्हीं एलिमेंट्स में फ्लो चार्ट भी हमारा आ रहा है कि किस तरीके से हमारी प्रोसेस होती है इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी की। फिर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के एस्पेक्ट्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 6 एस्पेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, क्या बोलो बेटा। मैम अभी जितना हो रहा है मैम करा दीजिए। ओके फाइन। तो एलिमेंट से ही बात शुरू करते हैं, ठीक है। हमारी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हो सकते हैं या क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन इसलिए हमारी स्ट्रेटजी इस टाइप की हो कि वो हमारे कॉम्पिटिटर का जो प्रोडक्ट है और जो हमारा खुद का प्रोडक्ट है उसके बीच क्या हो, डिफरेंशिएट हो सके, इजिली डिफरेंशिएशन हो सके। शायद तभी जो भी हमारा कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट की ओर स्विच कर पाएगा या ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट से ही वो अटैच रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसलिए कहा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, क्यों? क्योंकि जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, जैसा भी हमने पीछे भी कहा था कि स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, सेम वैसे ही इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि इसमें जो लाइक डिफरेंशिएशन है, ठीक है, और क्या क्या है, प्रोसेस है, एलोकेशन है, रिसोर्सेज का एलोकेशन है, जो भी हमारी फोकस वैल्यू है। इस तरीके से देखा जाए बहुत सारी एक्टिविटीज मिलके एक ओवरऑल एक काम कर रही है, वो है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का। इसलिए क्या है, इंटीग्रेशन है बहुत सारी एक्टिविटीज का। थर्ड हमारा क्या है, टास्क फोकस। टास्क फोकस में जो हमें काम करना है स्ट्रेटजी में, उस पर मेन हमारी वैल्यूज, जो भी हमारी स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन है उसका होल सोल काम क्या है या मेन जो उसका फोकस है वो क्या है, जो काम हमें करना है उस पर ध्यान देना। तो सबसे पहला जो हम ध्यान तो दे सकते हैं, बट उसके साथ बहुत सारी अनसर्टेनिटीज या कुछ ऐसे फैक्टर्स भी जुड़े हैं जिनके चलते हमें काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है। कौन कौन से फैक्टर्स, लाइक अनसर्टेनिटी इन द टास्क एनवायरनमेंट। जो भी टास्क का एनवायरनमेंट है, जो भी काम करना है हमें, उसके लिए जो हमारा एनवायरनमेंट है, आउटसाइड एनवायरनमेंट, वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। आज सिचुएशन हमारे फेवर में है, कोई गारंटी नहीं है कि कल वो सिचुएशन हमारे फेवर में ही रहेगी, मे बी वो चेंज हो जाए, ठीक है। और उस केस में जो भी हम स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस केस में वो स्ट्रेटजी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट क्या ही ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टास्क डाइवर्सिटी। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी बिजनेस यूनिट वर्क कर रही है और हर एक यूनिट को अपने अपने टास्क को कंप्लीट करना होता है, और जिस तरीके से टास्क कंप्लीट होते हैं तो हर एक यूनिट को सेम टास्क तो दिया नहीं जाता है। दैट मींस डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्जन होता है टास्क जो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उस डाइवर्जन को ही हम कहते हैं टास्क डाइवर्सिटी, ठीक है। ये भी एक एलिमेंट होता है। लास्ट क्या है, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मींस जितने भी जो भी काम दिया जा रहा है, किसी भी इस एक्टिविटीज में शामिल जो भी रिसोर्सेज हैं सबको, वो सब आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। लाइक जो फॉर्मुलेशन का काम कर रहा है, उसका अगर काम सही तरीके से विद इन टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तो इम्प्लीमेंटेशन वाला अपना टाइम इन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इवैल्यूएशन ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगा। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम। ओके। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है स्ट्रक्चर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे जिसके अंदर उस स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन होना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मींस वहाँ काम करने वाले लोगों का क्या बोले, बिहेवियर कैसा है, बिहेवियरल पैटर्न जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? सबसे पहला है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मींस जिस पर्सन की जिस एरिया में एक्सपर्टीज हो या उसे कॉम्पिटेंसी हो, सिर्फ और सिर्फ उसे उसी ही एरिया में लोकेट या एलोकेट करना चाहिए। अदरवाइज सपोज तुम फाइनेंस वाले बंदे को आईटी में जाओ भेज दोगे तो वो टेक्नोलॉजी का काम अपडेट तरीके से नहीं कर पाए,
ठीक है। तो दैट मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही बेसिक वे में, बहुत ही रिक्वायर्ड वे में होना चाहिए, जहां जिसकी जो रिक्वायरमेंट हो डायरेक्टली उस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ वही अलॉट या एलोकेट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर का ही पॉइंट, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स जो भी जिस डिपार्टमेंट में जो भी डाइवर्सिटी है उसी के अकॉर्डिंग वहां पे काम होना चाहिए। लिखा भी हुआ है हाई टास्क डाइवर्सिटी विल रिक्वायर हायर डिपार्टमेंटलाइजेशन। हाई टास्क डाइवर्सिटी, जितना ज्यादा काम होगा उतना ही ज्यादा डाइवर्स बिहेवियर एम्प्लॉयज को रखना पड़ेगा। ऐसे केस में हायर डिपार्टमेंटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। शेप की बात करें, जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड वर्क होगा उतना ही ज्यादा डिफरेंशिएशन होगा किसमें, पैटर्न में, ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या उसके फॉर्म के वर्किंग पैटर्न में। ठीक है। लास्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस इतनी देर से बात कर रहे हैं कि सारे जो भी रिसोर्सेज हैं उन सबका आपस में बहुत ही बड़ा इंटरडिपेंडेंट क्या चल रहा है, इंटरडिपेंडेंट रोल चल रहा है अमंग देयर वर्क बिकॉज ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन। जितना अच्छा वो कोऑर्डिनेट कर पाएंगे शायद उतना ही अच्छे तरीके से सब काम हो पाएगा। क्लियर है। लास्ट अब हमारा पॉइंट है इसी स्ट्रक्चर में, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मींस पावर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए कि ऐसा भी ना हो कि किसी एक पर्सन के ही अंडर में सबके सब काम करे और वो पर्सन आए दिन क्या हो, लीव पर रहे। तो ऐसे केस में काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ना ही काम हो पाएगा, ना ही उस पर्सन की अटेंडेंस काउंट हो पाएगी। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इस तरीके से हो जहां जिसकी जैसी जरूरत हो हम उसी हिसाब से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, डिसीजन प्रोसेस एंड कंट्रोल। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमने सब कर लिया, चूज भी कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, ठीक है, सब कुछ हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइनली चूज करना है या नहीं करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारी स्ट्रेटजीज के इम्प्लीमेंटेशन में हम जो भी डिसीजन मेकिंग से वर्क कर रहे हैं, जिस डिसीजन मेकिंग के साथ हम काम कर रहे हैं उस पर हमें अपने कंट्रोल सिस्टम को भी उसी के साथ ही काम कराना है। इसके लिए क्या होता है, एक मैकेनिज्म काम करती है किस टाइप की, जिसमें सबसे पहला होता है प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, दैट मीन्स उसका कोई एक प्लान होगा और उस प्लान में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर चेक के लिए कंट्रोल सिस्टम भी होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन रोल्स। इंटीग्रेशन रोल्स मीन्स जितनी भी डिविजनल यूनिट्स वर्क कर रही हैं उन सबके बीच क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स जो भी हमारे रिलेटेड क्या है, जो भी हमारा रिलेटेड डिपार्टमेंट है टुवर्ड्स आवर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, उनको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, किसको, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट लास्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे रिक्वायर्ड डिसीजन हो रिलेटेड टू आवर स्ट्रेटजी, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट है रिवॉर्ड सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो वो अपना बेस्ट तब दे पाएंगे जब उनको उस काम के बदले क्या किया जाएगा, रिमनरेट किया जाएगा। रिमनरेशन आपका फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल किसी भी टर्म्स में हो सकता है। ठीक है। लास्ट है हमारा पीपल। पीपल हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं और उसमें हमारे सब तरीके के लोग आते हैं। मैनेजरियल लेवल भी आता है, लोअर लेवल भी आता है। जनरली टॉप लेवल आना चाहिए बट यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस समय जो भी फिलहाल काम करंट सिनेरियो में हो रहा है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ मिडिल लेवल के थ्रू कंप्लीट हुआ जा रहा है। ठीक है। तो ये थे हमारे एलिमेंट। अब क्लियर है इतना? बाकी अब टाइम बचा नहीं है, 1 मिनट से भी कम का टाइम है, तो क्लास अपने आप से डिस्कनेक्ट हो उससे पहले हम ही डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में प्लीज सब लोग ज्वाइन करना, ऑपरेशंस की क्लास होगी। क्लियर है? ओके मैम। ओके बच्चों, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके।